हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। हमने पढ़ा था कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। तो विकारी में अपन ने क्रिया को पढ़ लिया, यानी कि विकारी में हमने संज्ञा को पढ़ा है, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण, ये चार आते हैं विकारी। अविकारी होता है अव्यय, अविकारी होता है अव्यय। तो विकारी शब्दों के अंतर्गत यानी कि आज अपन पढ़ने वाले हैं विशेषण को, विशेषण की परिभाषा। और इस प्रकार पढ़ेंगे विशेषण को कि एग्जाम के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद विशेषण की परिभाषा, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विशेषण कहते हैं। इसकी सीधी सी परिभाषा आप याद कर सकते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझो, आकाश क्या है? संज्ञा है। और आकाश की विशेषता बता रहा है कि आकाश कैसा? नीला। तो नीला क्या हो गया? विशेषण। और आकाश क्या हो गई? संज्ञा। और ये हो गया विशेष्य। आकाश हो गया विशेष्य और नीला हो गया विशेषण। जैसे छोटी लड़की, छोटी विशेषण है, लड़की संज्ञा है, तो संज्ञा हो गई विशेष्य और छोटी हो गया विशेषण। दुबला आदमी, आदमी संज्ञा है, दुबला इसका यानी कि विशेषण। आदमी कैसा? दुबला, तो दुबला विशेषण है। कुछ पुस्तकें, तो यहाँ कुछ विशेषण है, यहाँ सर्वनाम नहीं है, क्योंकि इससे आगे क्या दे रखा है? संज्ञा। और संज्ञा की यानी कि विशेषता बता रहा है कुछ, तो यानी कि संज्ञा के रूप में जब सर्वनाम विशेषता बताता है तो ये सार्वनामिक विशेषण है। तो कुछ यहाँ क्या हो गया? विशेषण है। क्रमशः नीला, छोटी, दुबला कुछ विशेषण शब्द हैं जो आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकों की पुस्तकों की संज्ञा विशेषण का बोध कराते हैं। जैसे यहाँ आप फिर से समझो, जैसे नीला आकाश, आकाश कैसा? नीला। आकाश तो हो गई संज्ञा और नीला क्या हो गया? विशेषण। छोटी लड़की, लड़की हो गई संज्ञा और छोटी हो गया विशेषण। दुबला हो गया विशेषण, आदमी हो गया संज्ञा। कुछ हो गया विशेषण, पुस्तकें हो गई संज्ञा। तो इसी प्रकार यानी नीचे भी यही लिखा हुआ है कि नीला, छोटा, दुबला, कुछ, ये तो है विशेषण। आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें, ये संज्ञा हैं जिनकी विशेषता का बोध करवा रहे हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। तो नीला, छोटा, दुबला, पतला, ये सब क्या है? विशेषण है। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ विशेष्य कौन कौन से हो गए? यहाँ जैसे मान लो आकाश जो संज्ञा है उसको विशेष्य बोलेंगे, और नीला क्या हो गया? विशेषण है। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, आकाश की विशेषता बतला रहा है, आकाश कैसा है? नीला है। लड़की कैसी है? छोटी है। तो लड़की की विशेषता बतला रहा है, तो लड़की क्या हो गई? विशेष्य हो गई। क्या हो गई? विशेष्य। यदि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। यदि विशेषण शब्द विशेष्य से यानी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, उदाहरण में समझ में आएगा विशेष्य विशेषण क्या होता है। यानी कि जैसे घोड़ा है, घोड़ा संज्ञा भी है और विशेष्य भी है, लेकिन घोड़ा संज्ञा से पहले क्या आ गया? काला। तो काला विशेषण है, ये क्या है? विशेषण है। तो काला तो हो गया विशेषण, और घोड़ा जो संज्ञा है वो हो गई विशेष्य। तो ये होता है विशेष्य विशेषण। जैसे लाल गाय, गाय कैसी? लाल। तो लाल तो हो गया विशेषण, और गाय जो संज्ञा है जातिवाचक, ये हो गई विशेष्य। यदि विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। अब जैसे जैसे मान लो कि घोड़ा, अब की बार संज्ञा पहले आ गई, फिर विशेषण दे दिया, तो ये होता है विधेय विशेषण। यानी विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त हो रहा है। विशेष्य क्या है? यानी कि घोड़ा है, और काला क्या है? विशेषण। तो ये हो गया विधेय विशेषण। यानी इसका उल्टा हो जाता है ऊपर वाले का। ये ऊपर वाला है, इसका नीचे अपन देखते हैं तो ये उल्टा कर दिया, यानी घोड़ा ये इधर लिख दिया, तो ये हो जाता है विधेय विशेषण। तो घोड़ा तो हो गया विधेय, और काला क्या हो गया? विशेषण। ऐसे गाय भी क्या हो गया? विधेय, और लाल क्या हो गया? विशेषण।
तो ये विधेय विशेषण होता है। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कई पुस्तकों में 5 प्रकार भी दे रखे हैं। यदि यानी कि ये पूछा जाए कि विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो आप 4 प्रकार के करके आओगे एग्जाम में। और यदि ये दिया गया है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन में 5 दे दिया तो आप 5 करके आओगे। पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण भी सम्मिलित कर दिया गया है। अब सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के 4 भेदों में अपन सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं सार्वनामिक विशेषण। बिल्कुल सरल वे में समझाऊंगा। सार्वनामिक विशेषण इसे बोलते हैं संकेतवाची विशेषण। इसे चाहे सार्वनामिक विशेषण बोल दो या संकेतवाची विशेषण बोल दो। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ या संज्ञा से पूर्व उसी संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो यहां समझो, जैसे मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन संज्ञा है। मोहन क्या है? संज्ञा है। मोहन पढ़ रहा है, मोहन केवल संज्ञा है। यहाँ क्या है? केवल संज्ञा। वह पढ़ रहा है, तो वह यहाँ सर्वनाम है। वह पढ़ रहा है, तो वह यहाँ केवल क्या है? सर्वनाम है। वह मोहन पढ़ रहा है, अब ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, यानी संकेतवाचक विशेषण हो गया। देखो संज्ञा से यदि पहले सर्वनाम आता है, संज्ञा मोहन है और मोहन से पहले वह सर्वनाम आ गया, तो ये सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह खंबा गिर गया, तो खंबा क्या है? संज्ञा है और वह क्या है? सर्वनाम। लेकिन यहाँ यदि संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है, तो वो होता है सार्वनामिक विशेषण, न कि सर्वनाम। तो ये जो वह है, ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि संज्ञा मोहन है। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है और मोहन से पहले वह आ रहा है, तो वह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब सार्वनामिक विशेषण के वैसे 2 भेद होते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इसको अपन छोड़ देते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, वैसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ा दूं, यानी कि वैसे पूछा तो नहीं जाता, आप याद में सिर्फ याद रखेंगे कि सार्वनामिक विशेषण। वैसे सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, नहीं पूछा जाता। मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण नहीं पूछा जाता, इसको छोड़ते हैं। अगला अपन भेद पढ़ने वाले हैं गुणवाची विशेषण, यानी गुणवाचक विशेषण। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की दशा, उसके गुण एवं स्वभाव को लक्षित करने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाता है या गुणवाची विशेषण कहलाता है। फिर से देखो परिभाषा गुणवाचक विशेषण की। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की दशा और उसके गुण एवं स्वभाव को लक्षित करने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाता है। यह निम्नलिखित रूपों में प्रयुक्त होता है काल संबंधी शब्दों में, जैसे प्राचीन, मौसमी और नवीन। अब आपको एग्जाम में क्या देगा? अगला उदाहरण देगा। जैसे उदाहरण इसमें दिया गया है, हमने सवाईमाधोपुर में प्राचीन दुर्ग देखा। तो इसके अंदर यानी कि कालवाची, ये तो आप करना नहीं, यानी कि ये इतना गहराई में क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। केवल ये पूछेंगे उपयुक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, यानी प्राचीन। इसका दुर्ग के गुण बता रहा है, दुर्ग कैसा है? प्राचीन है। मौसमी, नवीन, यानी कि नवीन, तो ये सब गुणवाचक विशेषण है। प्राचीन, मौसमी, नवीन, ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे यहाँ देखो, स्थान संबंधी अपन चर्चा करें, बाहर, भीतर, ऊंचा, नीचा, गहरा, आड़ा, तिरछा, लंबा, चौड़ा, ये सब स्थानीय, ये सब गुण है। कुआं बहुत गहरा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, यानी कि कुएं की विशेषता बता रहा है कि कुआं गहरा है, गुण बता रहा है, स्थान गहराई को प्रकट कर रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। आकार संबंधी विशेषण, जैसे चौकोर, नुकीला, चपटा, पैना, गोल, समान, सुडोल, यानी नुकुली सुई। सुई क्या है? नुकुली है। सुई कैसी? नुकुली। नुकुली सुई के द्वारा मोहन को घायल किया, तो ये जो नुकुली सुई है, तो ये नुकुली है, यहाँ क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि सुई के गुण है कि सुई कैसी है? नुकुली है, तो वहां गुणवाचक विशेषण होता है। यानी कैसा से प्रश्न करके देख लो आप, यदि कैसा का उत्तर आ जाता है सुई कैसी, नुकुली, तो वहां गुणवाचक विशेषण होता है। वहां हमेशा कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे और देखो, रंग, रंग संबंधी देखो, हरा, नीला, पीला, कोट कैसा? पीला,
आकाश कैसा, नीला। फसल कैसी, हरी या हरा। तो यानी कि हरा चना, हरा कोट, नीला आकाश, पीला कोट। तो यानी कि ये आप कैसा से प्रश्न करके देख लो कि हरा खेत, खेत कैसा, हरा। तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। दशा एवं गुण संबंधी देखो, रोगी, शौच, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, सूखा, पिघला, गाढ़ा, घना, घनी, तरल, पालतू, उद्यमी, गरीब, धनी, शांत, अशांत, कंगाल, सीधा, टेढ़ा, दुष्ट, भला, बुरा, न्यायी, अन्यायी, दानी, कृपण, दानी, उचित, अनुचित, झूठा, सच्चा आदि में गुणवाचक विशेषण है। ध्यान रहे, यहाँ देखो आप, ध्यान रहे कभी कभी, ध्यातव्य रहे कभी कभी संज्ञा शब्द भी विशेषण बन जाता है तथा कुछ शब्दों में मूल रूप में परिवर्तन होने पर वे विशेषण बन जाते हैं। कभी कभी संज्ञा शब्द हैं वो भी विशेषण बन जाते हैं तथा कुछ शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन होने पर भी वे विशेषण बन जाते हैं। जैसे देखो, गुणवाचक विशेषण में सा सी जोड़कर संज्ञा शब्दों को भी विशेषण बना दिया जाता है। जैसे यहाँ देखो, बड़ा सा घर, तो बड़ा सा घर, अब बड़ा सा को आपको अंडरलाइन कर दिया, घर कैसा, बड़ा सा, तो ये गुणवाचक विशेषण है। ऊंची सी दीवार, दीवार कैसी, ऊंची, तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण है। लंका नगरी देखी, लंका सी नगरी देखी, नगरी कैसी, लंका सी, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण है। सौरग नगरी देखी, तो सौरग नगरी देखी, नगरी कैसी, सौरग सी, तो ये गुणवाचक विशेषण है। नाम नामक रूपी, रूपी संबंधी, यहाँ देखो, नाम नामक रूपी संबंधी आदि शब्दों को जोड़कर संज्ञा शब्दों से विशेषण बना लिए जाते हैं। तृष्णा रूपी नदी, नदी कैसी, तृष्णा रूपी नदी, तो ये यानी कि गुण बता रहा है कि नदी कैसी है, तृष्णा रूपी, तो ये गुणवाचक विशेषण है। विद्यालय संबंधी कागजात संभाल कर रखना, विद्यालय संबंधी कागजात, कागजात कैसे, विद्यालय संबंधी, तो ये गुणवाचक विशेषण है। यानी वैसे विद्यालय क्या है, संज्ञा है, लेकिन संबंधी और लगा दिया, आगे कागजात दे दिया, तो कागजात, कागजात है ये तो संज्ञा है और विद्यालय संबंधी ये विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। कागजात कैसे, विद्यालय संबंधी। सरीखा, समान, तुल्य, योग्य आदि शब्दों का प्रयोग करके संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, तो भरत सरीखा भाई कैसा, भरत सरीखा, तो ये गुणवाचक विशेषण है। आप मेरे भ्राता तुल्य हैं, आप मेरे भ्राता तुल्य हैं, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। आगे अपन पढ़ते हैं, संज्ञा शब्दों में कारक चिन्हों का प्रयोग करके अथवा शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन करके एवं संज्ञा शब्दों में कारक चिन्हों को व्यक्त करके विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे राजा की माता, राजमाता। घर का झगड़ा, तो घर क्या है, संज्ञा है। और राजा की माता यानी कि अपन यानी कारक चिन्हों का प्रयोग करके अथवा शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन करके संज्ञा शब्दों में कारक चिन्हों को व्यक्त करके विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे राजा की माता, तो की कारक विभक्ति हमने लगाई और ये बन गया राजमाता, राजा की माता। घर का झगड़ा, तो घर क्या है, संज्ञा है और बनेगा क्या, घर झगड़ा। जंगली जानवर आ गया, जानवर कैसा, जंगली, तो ये गुणवाचक विशेषण है। यहाँ जंगली विशेषण है, क्या है, विशेषण है। यहाँ जंगली क्या हो गया, विशेषण है, वैसे गुणवाचक। कभी कभी केवल विशेषणों का प्रयोग होता है और विशेष्य लुप्त हो जाते हैं, विशेषणों में ही विशेष्य समाया हुआ रहता है। जैसे यहाँ देखो, बड़ों ने सच कहा, बड़ों, बड़े आदमियों, यानी कि बड़ों ने सच कहा, यहाँ अपन को विशेष्य नहीं दिया, तो बड़ों ने सच कहा, बड़ों से हम डायरेक्ट आइडिया लगाएंगे कि आदमी, बड़े आदमी। बड़ों ने सच कहा यानी बड़े आदमियों ने सच कहा, तो बड़ों भी अपने आप में विशेष्य भी है और विशेषण भी है, तो बड़ों क्या हो गया, विशेषण है। दोनों में न, दोनों को न सताएं, दोनों को न सताएं, दोनों व्यक्तियों को न सताएं,
तो व्यक्ति तो हो गया संज्ञा, यहाँ दोनों क्या है विशेषण है, यहाँ बड़ो क्या है विशेषण है, और इसमें संज्ञा हमें दी नहीं, विशेष्य हमें दिया नहीं है। तो इस प्रकार अपन यानी कि पहचान सकते हैं आसानी से। अगला अपन तीसरा भेद पढ़ेंगे, संख्यावाची विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। यानी जहां संख्या का बोध कराएंगे वाक्य में, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराएंगे वाक्य में, वहां संख्यावाची विशेषण होता है। बहुत ही सरल है ये तो। शब्दों के साथ छोटी संख्या शब्दों में लिखी जाती है, जबकि बड़ी संख्या अंकों में लिखी जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे संवंत 2006, ये बड़ी संख्या है 2006, तो अंकों में लिख दी। 4 आदमी यानी संख्या छोटी है तो 4 आदमी लिख दिया। अब देखो कैसे पकड़ में आएगा, वाक्य संख्यावाची है। जैसे कक्षा में 20 छात्र बैठे हैं। अब हमें पता चल गया कि यहाँ संख्या है, छात्रों को गिना जा सकता है, तो ये निश्चित संख्यावाची विशेषण है। यानी कि यहाँ संख्या है। जैसे टोकरी में 12 केले रखे हैं, टोकरी में 10 केले रखे हैं, तो यहाँ केलों को गिना जा सकता है। जहाँ संख्या हो वो संख्यावाची विशेषण होता है। तो इसको तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन इसके भी दो भेद होते हैं। संख्यावाची विशेषण के दो भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाची 2, 10 आदि, 1, 2, 3, 4, 5 यानी निश्चित संख्या बता दी आपको जाएगी वाक्य में, तो वो निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कौन सा होता है, जिसमें यानी निश्चित संख्या नहीं होती। जैसे बाहर हजारों आदमी खड़े हैं, बाहर लाखों आदमी खड़े हैं, बाहर कई आदमी खड़े हैं, बाहर कुछ आदमी खड़े हैं, यानी कि सब आ गए, सब हमारे यहाँ आ गए। तो अब पता नहीं कि कितने आदमी, बाहर हजारों आदमी खड़े हैं, यानी हजारों में कितने भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, 1,000 भी हो सकते हैं, 5। तो अपन को यानी कि कन्फर्म नहीं है, लेकिन उनको गिना जा सकता है। लेकिन संख्या अनिश्चित है, हजारों में कितने हजार है, 5,000 है, 2,000 है, कितनी है ये हमें ज्ञात नहीं है। तो वहाँ अनिश्चित वाचक संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। बाहर लाखों आदमी खड़े हैं, लाखों में 1 लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, 50 लाख भी हो सकते हैं। तो निश्चित नहीं है। जहाँ निश्चित नहीं होगा वहाँ अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। बाहर कई आदमी खड़े हैं, बाहर कुछ खड़े हैं, सब हमारे यहाँ आ गए, तो सब है वो भी अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। चौथा भेद हम पढ़ेंगे, परिमाणवाची विशेषण। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की मात्रा को अनुमानतः व्यक्त प्रयोग करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में यानी कि मात्रा को अनुमानतः व्यक्त प्रयोग करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। इसमें आप वाक्य में कितना लगा के देख लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। उससे यानी कि परिमाणवाची विशेषण में कितना लगा के देख लो तो वो परिमाणवाची विशेषण होता है। जैसे बाल्टी में 2 लीटर दूध रखा है, बाल्टी में कितना दूध रखा है, यानी कितना से आप प्रश्न करोगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये परिमाणवाची विशेषण है। यानी जहाँ तुलनात्मकता का बोध होता है वहाँ परिमाणवाची विशेषण होता है। इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होता है, जैसे 2 मीटर कपड़ा लाओ, 10 किलो दूध लाओ, 50 लीटर डीजल लाओ, 10 सेंटीग्रेड तापमान है। अब देखो उदाहरण जैसे मैं दे रहा हूँ आपको कि दुकान से 2 मीटर कपड़ा लाओ, 2 मीटर को मान लो अंडरलाइन कर दिया। अब इसमें आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो ये परिमाणवाची विशेषण है। यदि ऑप्शन में ये भी दे दिया कि निश्चित परिमाणवाची है या अनिश्चित परिमाणवाची है, तो ये निश्चित परिमाणवाची है कि यानी कि कितना कपड़ा कितना है, 2 मीटर ही, यानी ये निश्चित हो गया कि 2 ही मीटर कपड़ा लाना है। 10 किलो दूध लाओ, तो यानी 10 किलो ही दूध लाना है, न कि 11 किलो, न कि 15 किलो। तो ये निश्चित हो गया, तो ये निश्चित परिमाणवाची है। यानी जहाँ मापतोल का जहाँ बोध होता है वहाँ परिमाणवाची विशेषण होता है, और निश्चित मापतोल का जहाँ बोध हो जाए वहाँ निश्चित परिमाणवाची विशेषण होता है। और अनिश्चित परिमाणवाचक का अर्थ क्या होता है, जहाँ निश्चित मापतोल यानी ज्ञात नहीं होता है वहाँ अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण होता है, यानी निश्चित नहीं होता। जैसे बाल्टी में बहुत दूध है, कुछ दूध है बाल्टी में, अल्प है यानी बहुत कम है, जरा सा,
थोड़ा सा, मुझे, और पढ़ना है, सब, सारा, समूचा, अधिक, कम, प्रत्येक, थोड़ा, पूरा, कम, अधूरा, अधूरे, यथेष्ट, यथेष्ट, इच्छानुसार, किंचित, किंचित मात्र, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे बाल्टी में थोड़ा दूध है, गिलास में थोड़ा दूध लाओ, अब यानी थोड़े में कितना लाना है ये निश्चित नहीं है, तो वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। देखो, एक तो होता है संख्यावाची विशेषण, दूसरा परिमाणवाची विशेषण। संख्यावाची में तो संख्या को गिना जा सकता है, जैसे बाहर हजारों आदमी खड़े हैं, अब उनको गिना जा सकता है। वैसे वैसे 5,000 भी हैं, हो सकते हैं 10,000 भी हो सकते हैं, वो अनिश्चित संख्यावाची है। जिनको गिना जा सकता है वो संख्यावाची विशेषण होता है, जिनको मापा जा सकता है, जिनको तोला जाता है, वो परिमाणवाची विशेषण होता है। शायद आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ध्यान रहे, ध्यान रहे, दो प्रकार के विशेषण उपभेदों के रूप में माने गए हैं। इन्हें प्रधान विशेषण नहीं माना जाता। वैसे इनको छोड़ दो, ये नहीं पूछे जाते, लेकिन चलो पर विशेषण ये तो बहुत बार पूछा जाता है, ये तो पढ़ेंगे। पर विशेषण, इसे अंतर विशेषण भी कहते हैं। पर विशेषण को क्या कहते हैं? अंतर विशेषण भी कहते हैं। जब किसी एक शब्द के लिए दो विशेषण का प्रयोग किया जाता है अथवा कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो उसे पर विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण से अपन समझेंगे, यानी विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसे पर विशेषण कहते हैं, इसे अंतर विशेषण भी कहते हैं। याद रखना कि जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे पर विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि राम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, जैसे ये लिखा हुआ है, यहां समझ लो राम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत को अंडरलाइन कर दिया तो ये पर विशेषण है। अब वाक्य यदि ये होता राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो यहां आप देखेंगे कि लड़का तो हो गई संज्ञा और अच्छा क्या हो गया? विशेषण। तो अच्छा तो इसमें है विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये हो गया पर विशेषण। यानी विशेषण से पहले जो विशेषण आएगा वो पर विशेषण कहलाएगा। जैसे यहां देखो, राम बहुत जोर से हंसता है, तो हंसना तो होगी क्रिया, और क्रिया से पहले जो जोर है ये विशेषण है वैसे, लेकिन जोर की भी विशेषता बता रहा है बहुत। तो यानी कि विशेषण, मुख्य विशेषण तो हो गया जोर, और बहुत क्या हो गया? पर विशेषण है। इसी प्रकार यहां देखो, राम अत्यंत तेज चलता है, राम कैसे चलता है? तेज, तो तेज तो है विशेषण, क्रिया विशेषण है। और इस तेज की भी विशेषता बता रहा है अत्यंत, अत्यंत भी विशेषण है, लेकिन ये पर विशेषण है, ये अंतर विशेषण है। इसे पर विशेषण भी कहते हैं, इसे अंतर विशेषण भी कहते हैं। जैसे विष्णु बहुत चतुर है, अब चतुर भी विशेषण है और बहुत भी विशेषण है, लेकिन बहुत चतुर की भी विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण चतुर की भी विशेषता बता रहा है। जब विशेषण विशेषण की ही विशेषता बताता है तो वो पर विशेषण कहलाता है। यानी वाक्य में एक विशेषण पहले से मौजूद होता है, जैसे राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा तो पहले से ही विशेषण है, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये हो गया पर विशेषण। शायद आप समझ गए होंगे पर विशेषण। अब पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। एक होता है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण क्या है? वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता न बतलाकर क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय स्वरूप होते हैं, अतः इनका अध्ययन अविकारी शब्दों में किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे उदाहरण, राम बहुत तेज चलता है, राम बहुत तेज चलता है, तेज और चलना, चलना तो हो गई क्रिया, और क्रिया की भी विशेषता बता रहा है तेज, तो ये तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। यहां देखो, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूलावस्था, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध हो, जैसे राम अच्छा लड़का है, तो ये मूलावस्था है। उत्तरावस्था क्या होती है? जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है, जैसे राम अशोक से श्रेष्ठ है, राम अशोक से श्रेष्ठ है, तो यहां तुलना की जा रही है, तो ये उत्तरावस्था होती है। संजय विजय से श्रेष्ठ है,
तो यहाँ जो श्रेष्ठ है ये उत्तरा अवस्था है। और एक तीसरी अवस्था होती है उत्तमा अवस्था। जो जैसे उत्तमा अवस्था में क्या होगा, जो दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना करके सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, वो उत्तमा अवस्था होती है। जैसे राम सबसे अच्छा है, यानी कई लोगों में से राम अच्छा है। राम कक्षा में श्रेष्ठ छात्र है, यानी कक्षा में बहुत छात्र हैं लेकिन राम सबसे श्रेष्ठ है। तो ये उत्तमा अवस्था होती है। मूलावस्था में जैसे उदाहरण से समझो, गुरु सामान्य है तो मूलावस्था, और तुलना करेंगे तो गुरुतर हो जाएगा तो उत्तरावस्था हो जाएगी। उत्तमावस्था यानी सबसे श्रेष्ठ तो गुरुतम हो जाएगा। प्रिय मूलावस्था, प्रियतर तर लगा देंगे तो उत्तरावस्था, और तम लगा देंगे तो उत्तम उत्तमा अवस्था हो जाएगी। लघु लघुतर उत्तरावस्था हो गई, लघु मूलावस्था है, और लघुतम उत्तमा अवस्था हो गई। ऐसे ही यहाँ देखो, निमन मूलावस्था है, निमनतर यानी उत्तरावस्था है, और निमनतम उत्तमा अवस्था है। कठिन मूलावस्था है, कठिन तर लग गया, जहां तर लग जाए तो वो हो गई उत्तरावस्था, और तम लग जाए वो उत्तमा अवस्था है तो कठिनतम हो गया। उच्च उच्चतर उच्चतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, अच्छा से अच्छा सबसे अच्छा। तो इस प्रकार यानी आज हमने विशेषण के कंप्लीट जितने भी, यानी कि विशेषण से रिलेटेड जो विशेषण के भेद थे और विशेषण के बारे में हमने जाना। और अब मैं आशा करता हूँ कि शायद विशेषण से रिलेटेड आपका कोई भी वाक्य गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में पढ़ेंगे अविकारी शब्द, अव्यय पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब जरूर करना।